जय हिंद दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको जीके और जीएस के। आपको बता दें कि एसएससी जीडी में यहाँ पर देखिए 46,000 के आसपास यहाँ पे सीटों की संख्या है, जिसमें सबसे अधिक आपको बीएसएफ, ये यहाँ पे जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बीएसएफ आने की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लगभग 20,000 सीट है। तो यहाँ पर जो है इस बार आपके लिए बहुत ही खास मौका है। अगर यदि आप थोड़ा सा पढ़ाई में मेहनत कर देते हैं तो परीक्षा पक्की आपके हाथों में रहेगी। तो इस वीडियो में यहाँ पर आप जो है 25 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न से लास्ट तक बने रहते हैं तो सारे प्रश्न आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो डिटेल में है ना। इस तरह से हम लोग आज यहाँ पे इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को फटाफट से एक बार क्लिक कर दीजिए लाइक के ऊपर, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हो तो कर दीजिएगा, लेकिन नहीं करना हो तो मत करिए, लेकिन लाइक जरूर करिएगा। पहला प्रश्न देखिए, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर तो आपने देख लिया, गुजरात। देखिए भारत में सबसे अधिक मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो आपका गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। अगर यदि आप गुजरात राज्य से नहीं हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो आपको बता दें कि वहाँ का, और जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल वहाँ मूंगफली अगर यदि 100 रुपये किलो बिक रहा है तो अदर स्टेट में आपको 150 रुपये के आसपास मूंगफली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट आपको ज़्यादा लग जाता है और सबसे अधिक यहाँ पर उत्पादन होता है, मतलब कि यहाँ पे कम दामों में मिलती है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स में यहाँ पे दिए गए हैं। मूंगफली एक मुख्य तिलहन फसल है। किस प्रकार की फसल है? तिलहन फसल है। मूंगफली उत्पादन के क्रय में राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। देखिए क्रय में ये खरीदार हैं, उत्पादक कौन है? गुजरात। पहला स्थान में राजस्थान ज़्यादा मूंगफली खरीदता है, तमिलनाडु भी खरीदता है, समझ गए। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात। अच्छा, गुजरात से बात आया है तो अभी आपको बता दें कि गुजरात में यहाँ पर भी चुनाव हो रहा है, ठीक है। चुनाव आप लोग थोड़ा सा, जैसे कि हम आपको कल वाला वीडियो में बता रहे थे कि चुनाव के बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, करंट अफेयर्स में आपको पूछा जा सकता है। चुनाव में देखिए 3 पार्टियां यहाँ भूमिका वहाँ पे निभा रही है। गुजरात की हम बात करें, ठीक है, बीजेपी तो वहाँ पे भी सत्ता में है। उसके बाद वहाँ पे आप जो अरविंद केजरीवाल का पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और उसके साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस, ये तीनों पार्टियाँ जो है यहाँ पे कह सकते हैं एक दूसरे का पक्ष और विपक्ष के रूप में काम कर रही है गुजरात चुनाव में, समझ गए। तो गुजरात ही नहीं, अगर यदि कोई चुनाव आपके जैसे इस क्षेत्र में हो रहा है, भारत में हो रहा है, तो उसके बारे में भी आप न्यूज रखिएगा, ताकि परीक्षा में करंट अफेयर से सवाल पूछेगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, समझ गए। ज़्यादा नहीं, अब इतना इस प्रश्न को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। देखिए 2 प्रश्न में पूछ रहा है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या नाम है? कोयना जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पूछ दीजिएगा आपको, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र दिया इसलिए आप महाराष्ट्र मार दिए। अगर यदि महाराष्ट्र नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा शहर का नाम, तो क्या मारेंगे? सतारा। और इस परियोजना का आरंभ वर्ष 1962-63 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1962-63 में कोयना जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया था, जो महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक थे। प्रतिपादक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे भाषा में जनक थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। देखिए व्यवसाय के आधार पर निम्नलिखित में से जुलाहा कौन था, तो कबीर। कबीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। कबीर जो है क्या थे? जुलाहा थे, जुलाहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। देखिए अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी, और इस मंदिर को हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। अमृतसर में ये स्थित है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो ये प्रश्न आप समझ गए। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो भानु अथैया, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनाइके, ठीक है। और ये सिरिमाओ भंडारनाइके जो कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी जो वर्ष 1960 में देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। पूरे विश्व में प्रथम बार महिला कोई प्रधानमंत्री बनी थी तो श्रीलंका की 1960 में सिरिमाओ भंडारनाइके। अगला प्रश्न आपका है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, जिसका एरिया कितना है? 3,42,12,390 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी हम्पी स्थित थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर? तुंगभद्रा पर। इसकी स्थापना दो भाइयों ने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। किन्होंने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने जो है इस राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, ये हमने जैसे तैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप। प्रश्न संख्या 11, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मकबरा है गोल गुंबद जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? तो देखिए वर्धमान महावीर का जन्म स्थान था, देखिए महावीर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कुंडग्राम में इनकी जो है जन्म हुई थी 540 ईस्वी पूर्व में। मान के चलिए 0 से स्टार्ट होकर के अभी हम लोग 2022 में हैं। आप इधर से माइनस में चल जाते हैं तो 540 ईसा पूर्व इसको कहा जाता था, ठीक है। हम लोग 0 से काउंट करते करते 2022 में पहुंचे और ये 0 से पहले की बात है, समझ गए। तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो वैशाली में है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान महावीर के, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अकृत यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है और इसके द्वारा 2 पित्त स्रावित होते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि अकृत, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। और यह जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है ये, ठीक है, क्षय रोग, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि मूल्य वर्धित विधि नहीं है। बाकी आय विधि, निवेश विधि, व्यय विधि ये सारी हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय के मापन विधि जो नहीं है मूल्य वर्धित विधि ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? जो वायुयान यानी कि जो हवाई जहाज है ये किस आने की मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समताप मंडल में उड़ता है हवाई जहाज। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से लेकर के 32 किलोमीटर तक है और इसमें ताप समान रहता है। यही कारण है कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, समझिए। तो कम से कम 18 किलोमीटर और 32 किलोमीटर के बीच में ये इसका एरिया रहता है। अगला प्रश्न है, ईसीजी का प्रयोग किसके गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो हृदय, अगर यदि मान के चलिए किन्हीं को हार्ट अटैक वगैरह आने का शिकायत होता है, हृदय से बीमारी होता है, तो उसका जो परीक्षण होता है ईसीजी के माध्यम से होता है। ईसीजी का अगर यदि आपको पूरा फुल फॉर्म पूछा जाए तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यहाँ पे एक साथ में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी का पूरा नाम होता है। एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत गतिविधियों को दर्ज करता है और इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और रक्त को प्रभावित करती हैं। इस हृदय की वर्तमान अवस्था का पता लगाया जाता है, समझिए। तो समझिए इस बात को ईसीजी के बारे में। अगला प्रश्न है देखिए आपका 18 नंबर, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसी की कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है इसको ध्यान में रखिएगा, इसे पूछता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। आप इसको कहीं लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। इसकी कमी से एनीमिया का रोग भी होता है। विटामिन B12 की बॉडी में अगर यदि कमी हो जाए तो इससे जो है एनीमिया का रोग भी हो सकता है, समझ गए। B12 प्रश्न क्या था, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन B12। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा बैंक दर। राजकोषीय नीति का साधक ये जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल लागत किसके बराबर होती है? देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग जो होता है इसको मूल लागत कहा जाता है। ठीक है, मूल लागत के बराबर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय मतलब ठीक है उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट जो है। ठीक है, हाईकोर्ट। अगर ये उच्चतम न्यायालय रहता तो उसको कहा जाता सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत इसकी जो है नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की राष्ट्रपति के द्वारा माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो यहाँ पर सिंपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है ये संविधान के किस भाग में इसकी व्याख्या की गई है? तो इसकी व्याख्या की गई है भाग 4 में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? जिस तरह से हमारा मौलिक अधिकार 6 है उसी तरह से देश के प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, जो कर्तव्यों की संख्या हमारा है 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। संविधान के इस भाग को सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसमें जोड़ा गया था। इस संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के का के तहत इसको रखा गया है। अगर यदि ये पूछा जाए अनुच्छेद से तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा हम दे देते हैं आपको 2 सेकंड का समय। चलिए, तो उम्मीद है अभी आप लोग कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, डायनासोर जो थे हमने एक बार और इस प्रश्न को हम एक बार आया था हमारे सामने, हमने उस दिन बताया था आपको कि अगर यदि डायनासोर के बारे में आपको ज़्यादा समझना है ना तो एक फिल्म का नाम आप नोट कर लीजिए, जुरासिक पार्क। ठीक है, जुरासिक पार्क जो 5 पार्ट में अभी तक बन गया है, इसमें जो है डायनासोर के बारे में बेहद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या थे? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, स्तनधारी जो लुप्त हो गए। ऑप्शन बी में है विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटेमस जाति को जन्म दिया। देखिए शाकाहारी तो डायनासोर था नहीं भैया। अंडा देने वाला स्तनधारी ये भी नहीं था। सरीसृप जो लुप्त हो गए, तो डायनासोर एक सरीसृप के अंतर्गत आता था। ठीक है, और इसका यूनानी भाषा में यदि बात करें तो यूनानी भाषा में इसको छिपकली कहा जाता था, जो सरीसृप के जनजाति में था और ये विलुप्त हो गया, कहीं ये डायनासोर है नहीं। समझिए। उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपका है अमेजनी वन क्या है? तो अमेजनी वन देखिए यहाँ पे क्या है कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमको बताइए इतना देखने के बाद आपको ये वीडियो अगर यदि पसंद आया तो लाइक करिए और कैसा लगा। अगर यदि आपको इस तरह का वीडियो और देखना है तो आप हमें कमेंट करिए कि सर इस तरह का वीडियो लाइए। नहीं देखना वो भी बताइए कि सर नहीं आप नहीं बढ़िया से बताते हो, चाहे और कुछ है बता सकते हो भाई, कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।